So we are into a new topic now, that is parturition. See, parturition is basically, अगर मैं बहुत सिंपल टर्म्स में आपको समझाऊं तो parturition का मतलब है बेबी का डिलीवरी आफ्टर कंप्लीशन ऑफ प्रेगनेंसी. ओके, सी हम parturition करने से पहले हमने सारा जो भी जेस्टेशन पीरियड और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट है उसको हमने देख लिया था. एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन बनेंगे, प्लासेंटा बनेगा, फिर ऑर्गेनोजेनेसिस चालू हो जाएगा. ठीक है, तो आफ्टर फर्स्ट ट्राइमेस्टर पीरियड अब जो है बेबी धीरे धीरे ग्रो होता रहेगा. तो इट इज बेसिकली अ ग्रोथ आफ्टर फर्स्ट ट्राइमेस्टर. और जैसे ही 9 मंथ का पीरियड कंप्लीट हो जाएगा बेबी की डिलीवरी हो जाती है. तो दैट प्रोसेस इज नोन एज पार्चुरेशन. इफ आई वांट टू डिफाइन, सो पार्चुरेशन इज एक्सपल्शन ऑफ fully formed fetus. Expulsion is basically release, बाहर निकालना, release or expulsion of fetus from the mother's uterus after completion of gestation period. Gestation period मतलब pregnancy period, which is for about 9 months or 280 days. Okay, see, parturition is a neuroendocrine मैकेनिज्म. अब न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म इसको क्यों बोला है? इफ यू रिमेम्बर, मैंने आपको बताया था ब्रेन जो है हमारी बॉडी को 2 तरीके से रेगुलेट करता है, एक बाय केमिकल एंड दूसरा इज बाय इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स. ओके, सो यहाँ पे दोनों होने वाला है, इलेक्ट्रिकल स्टिमुलस भी जाने वाला है, वेरस हॉर्मोन्स और केमिकल का रिलीज भी होने वाला है. सो विल सी हाउ इट इज डन. सो क्या होता है, जैसे ही फीटस कंप्लीटली डेवलप्ड हो जाता है, सो द फुल्ली फॉर्म्ड फीटस इज going to release ACTH. So fully formed fetus will release ACTH, that is adrenocorticotropic hormone, from its adrenal gland. ठीक है, और ये हार्मोन जो है एक्ट करेगा जाके प्लासेंटा पे. Okay, so this fully formed fetus will release ACTH and will act on placenta. Now this is known as fetal ejection factor. इसे हम क्या बोलेंगे? Fetal ejection factor. And this fetal ejection factor is from placenta and the fully formed fetus. Okay, and this fetal ejection factor reaches the maternal blood. ओके, क्या हुआ? फीटल इजेक्शन फैक्टर जो है अब मैटरनल ब्लड के कांटेक्ट में आ जाएगा, और जैसे ही इट रीचेस द मैटरनल ब्लड, जो स्टिमुलस है वो मदर के ब्रेन में जाता है कि बेबी ग्रो हो चुका है, उसका रिलीज करवाना है. ठीक है, तो जैसे ही फीटल इजेक्शन फैक्टर मैटरनल ब्लड तक पहुंचता है, यूटरस का जो है माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो जाता है. ठीक है, एंड स्टिमुलेट्स माइल्ड यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन. ओके, इसे एक स्पेशल नाम दिया है जिसे हम बोलते हैं फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्सेस. ओके, सी फीटल क्या हुआ? फीटल इजेक्शन फैक्टर रिलीज हुआ जो मैटरनल ब्लड के कांटेक्ट में आया, और मैटरनल ब्लड के कांटेक्ट में जैसे ही आता है हाइपोथैलेमस, मदर के ब्रेन को सिग्नल जाएगा, और उसी टाइम पे यूटरस का माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन भी शुरू हो जाता है. तो यूटरस का माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन शुरू होना इज एन इंडिकेशन कि ब्रेन, मदर के ब्रेन तक इंफॉर्मेशन जो है पहुंच चुका है कि बेबी को डिलीवर करना है बाहर. राइट, सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन? This makes release of oxytocin from mother's पिट्यूटरी ग्लैंड. ओके, सी जितने भी हॉर्मोन्स होते हैं वो पिट्यूटरी ग्लैंड ही निकालता है, बट उसको रिलीज करवाने के लिए हाइपोथैलेमस बोलता है.
ओके, सो हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड को बोलेगा एंड नाउ पिट्यूटरी ग्लैंड विल रिलीज ऑक्सीटोसिन. नाउ दिस ऑक्सीटोसिन विल कॉज यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन. देखो पहले भी यूटरस का कॉन्ट्रैक्शन शुरू हुआ था, लेकिन जैसे ही ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है ना, बहुत विगरस यूटरस का कॉन्ट्रैक्शन होता है, जिससे मदर कुड एक्चुअली फील द पेन. सो दिस ऑक्सीटोसिन इज गोइंग टू कॉज विगरस यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन एंड द यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन का इंटेंसिटी जो है वो बढ़ जाएगा. सो द इंटेंसिटी ऑफ यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीजेस एंड यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट्स वेरी विगरसली एंड दिस इज नोन एज लेबर पेन, जहां पे एक्चुअली मदर कुड फील द कॉन्ट्रैक्टाइल पेन ऑफ द यूटरस. ओके, तो उसके बाद क्या होता है, जैसे ही लेबर पेन शुरू होता है, अब जो सर्विक्स है, सर्विक्स क्या था, यूटरस का जो एंड पार्ट था, द नैरो रीजन ऑफ द यूटरस इज नोन एज सर्विक्स, राइट. तो सर्विक्स इज डायलेटेड. अब ये सर्विक्स डायलेट, उसका जो रीजन है थोड़ा ब्रॉड हो जाता है एंड दिस इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एन हार्मोन कॉल्ड रिलैक्सिन. ओके, फिर सर्विक्स जैसे ही डायलेट हो गया एंड द बेबी इज पोजीशन इन सच अ वे दैट हेड कम्स फर्स्ट. ओके, दैट हेड कम्स फर्स्ट इज ऑल्सो नोन एज क्राउनिंग. ओके, सो सर्विक्स इज डायलेटेड एंड फाइनली देयर इज एक्सपल्शन ऑफ बेबी एंड फाइनली आफ्टर बर्थ प्लासेंटा इज लॉस्ट. ओके, सो ये जो पूरा प्रोसेस है ये चलने वाला है बाय न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म वेयर द नर्वस इंपल्सेस एंड द हार्मोनल रेगुलेशंस आर आल्सो इन्वॉल्व्ड. ओके, सो दिस वाज अबाउट पार्चुरेशन. नाउ टू बी मोर प्रीसाइज, हम पार्चुरेशन को 3 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ेंगे. ओके, understand parturition in different phases. Okay, so the first phase in parturition is dilation phase. As you can see the diagrams, dilation phase में क्या होने वाला है, relaxin dilates the cervix and the baby is fixed in such a manner that head comes first. Okay, and it is known as crowning. तो फर्स्ट फेज क्या था हमारा, डायलेशन फेज, जिसमें सर्विक्स काफी ज्यादा बढ़ जाता है, उसका ल्यूमेन काफी ज्यादा बढ़ जाता है, सो दैट बेबी का जो पैसेज है थ्रू सर्विक्स वो इजीली हो जाए एंड इट इज डन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एन हार्मोन दैट इज नोन एज रिलैक्सिन. ओके, फिर जो सेकेंड फेज है, द सेकेंड फेज इज नोन एज एक्सपल्शन फेज. ओके, एक्सपल्शन फेज में ऑक्सीटोसिन हार्मोन का एक्शन बहुत ज्यादा देखने मिलता है, बिकॉज ऑक्सीटोसिन इज गोइंग टू कॉज अ वेरी स्ट्रॉन्ग यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन विच मदर कुड एक्चुअली फील द पेन. सो स्ट्रॉन्ग यूटेराइन contraction which is called labor pain. Okay, and fetus is expelled out. So the third phase after expulsion of baby is after birth phase. After birth phase में क्या होता है, प्लासेंटा को निकाला जाता है, प्लासेंटा is detached. See what happens, as soon as the baby is expelled out ना, the size of uterus comes smaller and placenta detaches and it is lost. Okay, so सबसे पहले umbilical cord को कट किया जाता है. अगर आपने थोड़ी बहुत मूवीज भी देखी होगी, आपको पता है क्लिप लगाया जाता है ना, वो क्लिप क्यों लगाया जाता है, बिकॉज बेबी और प्लासेंटा में डायरेक्ट कनेक्शन है, तो ब्लड लॉस हो सकता है. दैट इज वाई टू प्रिवेंट द ब्लड लॉस फ्रॉम द फीटस साइड, द बेबी साइड, हम क्लिप लगा लेते हैं, उसके बाद अम्बिलिकल कॉर्ड को
कट करते. ओके, ऑल्सो द एमनियन विच इज फिल्ड विथ एमनियोटिक फ्लूइड ऑल्सो रप्चर्स एंड इट जनरली रप्चर्स ड्यूरिंग लेबर पेन. जब यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन होता है ना, तो वो जो एमनियोटिक कैविटी है विच इज फिल्ड विथ एमनियोटिक फ्लूइड दैट कम्स आउट बिकॉज एमनियोटिक सैक रप्चर्स, और वो जो फ्लूइड बाहर आता है ना, तो वो वजाइनल रीजन को ल्यूब्रिकेट भी कर देता है. तो जनरली एमनियन इज रप्चर्ड ड्यूरिंग लेबर पेन. एंड ऑल्सो इंटरेस्टिंग थिंग इफ यू रिमेम्बर, तो पहले हम लिख लेते हैं. आफ्टर बर्थ में क्या होता है, प्लासेंटा इज लॉस्ट. ओके, इट डिटैचेस फ्रॉम द uterus and umbilical cord is कट. ओके, सी एक इंटरेस्टिंग थिंग जो मैं आपको बोल रही थी, आपने सुना होगा, मूवीज में भी देखा है, जब बेबी बर्थ लेता है तो उसको रोना चाहिए. बेबी शुड क्राई. इफ बेबी डजंट क्राइज तो इट्स अ बिग प्रॉब्लम, राइट? तो व्हाई बेबी शुड क्राई? सी व्हाट हैपेंस व्हेन द बेबी इज आउट, umbilical cord is cut. Okay, and at that time the baby का lung है ना, the lung of the baby, it expands. तो as soon as the baby's lung expands, baby starts to cry because it is a little bit a painful thing for the baby. Okay, so जो lung expand होगा तो वो थोड़ा सा पेन कॉज करता है, जिसकी वजह से बेबी रोता है. अब ऐसा क्यों होता है? देखो, जब तक बेबी मदर के बॉडी में था तब तक मदर उसका सारा काम कर रही थी, उसका वेस्ट निकाल रही थी, उसके लिए सर्कुलेशन कर रही थी, ऑल एवरी डिफरेंट थिंग, ऑल फंक्शंस वेयर बेसिकली परफॉर्म्ड बाय द मदर. लेकिन अब बेबी और मदर का कनेक्शन टूट चुका है. दैट इज व्हाई लंग एक्सपांड्स एंड फीटल सर्कुलेशन हैज टू स्टार्ट. ओके, इट हैज टू बेसिकली स्टार्ट एंड इट हैज टू कंटिन्यू एज अ रेगुलर सर्कुलेशन बिकॉज अब मदर और बेबी में कोई कनेक्शन नहीं है. अब मदर कुछ नहीं करने वाली है. अब फीटस हैज टू डू इट्स ओन थिंग ऑन इट्स ओन. ओके, सो जब लंग एक्सपांड करता है ना, एज सुन एज द लंग एक्सपांड एंड बेबी क्राइज, तो ड्यूरिंग दैट टाइम बेबी फर्स्ट टाइम ब्रेथ जो है खुद से लेता है, अपने आप से वो खुद से सांस लेता है. सो दैट इज व्हाई द फर्स्ट क्राई दैट इज कॉल्ड एज फर्स्ट ब्रेथ. ओके, तो वो फर्स्ट टाइम खुद से ब्रीथ करता है. तो दैट इज व्हाई द फर्स्ट क्राई इज बेसिकली द फर्स्ट ब्रेथ ऑफ द बेबी. सो दे हैव टू टेक देयर ऑक्सीजन एंड दे हैव टू स्टार्ट देयर ओन नॉर्मल circulation. So I hope you understand why babies cry, why baby has to cry, because lung expand करना चाहिए, जो थोड़ा पेनफुल होता है बेबी रोता है, और जैसे ही बेबी रोता है वो सांस अंदर लेता है. तो रोना ऑफ बेबी इज बेसिकली द इंडिकेशन दैट बेबी ने अपना खुद का सर्कुलेशन खुद से शुरू कर दिया है. ओके, One thing I would like to add on into this, see जो हार्ट है ना, दो एट्रियम के बीच में ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट देयर इज अ होल. ठीक है, दैट होल इज नोन एज फोरामेन ओवाले. ठीक है, अब ये फोरामेन ओवाले जो है ना, फोरामेन ओवाले क्लोजेस as soon as the parturition is done na, that foramen ovale closes. Foramen ovale क्या है? It is the hole that is present during embryonic development in between the two atrium or the intra-auricular septum. तो after parturition the foramen ovale closes. Let's say if this hole doesn't closes, अगर ये होल बंद नहीं होता है, जो दो एट्रियम के बीच में होल है ना, अगर वो बंद नहीं होता है, तो वो आपने कंडीशन सुना होगा, दिल में छेद या दिल में होल, वो वाली कंडीशन हो जाती है. ओके, तो देयर इज अ होल इन हार्ट. तो इफ नॉट क्लोज द होल इन द हार्ट, ड्यू टू विच मिक्स्ड ब्लड विल नाउ बी सप्लाइड टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बेबी एंड द कलर ऑफ द बॉडी ऑफ द न्यूबॉर्न बेबी है ना, इट टर्न्स ब्लू. Okay, so that is why that hole has to close. And also अपने सिजेरियन सेक्शन सुना होगा. वो क्यों होता है? जब सर्विक्स प्रॉपरली डायलेट नहीं हो पाता है और मदर इतने स्ट्रांगली यूटरस का कॉन्ट्रैक्शन नहीं कर पाती है. सो इफ डायलेशन इज नॉट प्रॉपर और यूटेराइन contraction is not strong, baby is surgically removed. ठीक है,
और जो सर्जरी करके फिर बेबी को रिमूव किया जाता है बाय कट सेक्शन ऑफ द एब्डोमेन, इट इज नोन एज सिजेरियन। ओके, सिजेरियन, और इट इज ऑल्सो नोन एज सी सेक्शन, जहां पे पूरे एब्डोमेन के वॉल को काट के फिर बेबी को बाहर फाइनली निकाला जाता है। ओके, सो वी हैव कंप्लीटेड पार्चुरेशन एज वेल। वी कंप्लीटेड पार्चुरेशन। पार्चुरेशन में बेबी की डिलीवरी भी हो गई। अब बेबी जैसे ही बाहर डिलीवर होता है, अब बाहर आते ही वो बर्गर पिज्जा तो खाएगा नहीं, राइट? तो दैट इज वाई जो अपने फूड के लिए अभी भी मदर पे डिपेंड करता है, जस्ट लाइक ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। सो मदर फीड्स मिल्क टू द यंग वन, ठीक है? तो जो बेबी है उसका खाना मिल्क ही होता है, दैट इज टोटली फ्रॉम द मदर। सो फीडिंग मिल्क टू द यंग वन इज नोन एज लैक्टेशन, एंड लैक्टेशन अगेन इज अंडर कंट्रोल ऑफ हॉर्मोन्स। ओके, एंड लैक्टेशन जो है वो सिर्फ बेबी डिलीवरी के बाद ही शुरू होता है, दैट इज आफ्टर पार्चुरेशन। सो लैक्टेशन का मतलब क्या है? फॉर्मेशन, सिक्रीशन एंड इजेक्शन of milk. Okay, and lactation starts by the end of pregnancy. Okay, by the end of pregnancy or after childbirth also I can say. Okay, तो जैसे ही बेबी डिलीवर हो जाता है, लैक्टेशन का प्रोसेस जो है शुरू हो जाता है। जस्ट लाइक पार्चुरेशन, लैक्टेशन एज वेल इज अ न्यूरो एंडोक्राइन प्रोसेस। ओके, जिसमें नर्वस एज वेल एज हार्मोनल स्टिमुलस रिलीज होके ये प्रोसेस को करने वाले हैं। सो लैक्टेशन में क्या किया जाता है? सबसे पहले वी विल अंडरस्टैंड मिल्क सिक्रीशन। ओके, सो मिल्क सिक्रीशन में मिल्क फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है इज डन बाय alveoli. अब alveoli मिल्क फॉर्मेशन कैसे करता है? there is a hormone that is known as prolactin. So prolactin stimulates alveoli of mammary gland. Okay, so prolactin stimulates alveoli of mammary gland for the formation of milk. अभी ये प्रोलैक्टिन हार्मोन है, एंड अगेन दिस प्रोलैक्टिन हार्मोन इज स्टिमुलेटेड when the estrogen and progesterone levels are low. अब देखो, जैसे ही बेबी की डिलीवरी हो गई, प्लासेंटा इज लॉस्ट। प्लासेंटा जो है वही हार्मोन रिलीज करने का काम कर रहा था ना, प्रोजेस्टेरॉन एंड ईस्ट्रोजन का, बट प्लासेंटा तो अब निकल गया बॉडी से, so there is no source of release of progesterone and estrogen, right? That is why level of progesterone and estrogen falls. So now this low level of estrogen and progesterone will stimulate the anterior lobe of pituitary to release prolactin. Okay, and this prolactin will act on mammary gland for the production of milk. Prolactin किसकी वजह से stimulate हुआ? Due to low level of progesterone and estrogen. Low level of progesterone and estrogen will stimulate anterior lobe of pituitary to release prolactin. Okay, prolactin for the production of milk. ओके, एंड ये पूरे प्रोसेस को बोला जाता है लैक्टोजेनेसिस. दिस प्रोसेस इज नोन एज लैक्टोजेनेसिस. ओके, लैक्टो इसलिए बोला है बिकॉज मिल्क में जो शुगर है इट इज लैक्टोज ना, एंड जेनेसिस का मतलब है फॉर्मेशन. इट इज ऑल्सो नोन एज गैलेक्टोजेनेसिस. Galactogenesis. Why galactogenesis? Because maintenance of production
production and flow of milk is under control of growth hormone, thyroxine, cortisol. ओके, बट आपको ये एक चीज बहुत अच्छे से याद रखनी है, वो ये है कि प्रोलैक्टिन इज गोइंग टू स्टिमुलेट लैक्टोजेनेसिस. लैक्टोजेनेसिस इज बेसिकली फॉर्मेशन ऑफ मिल्क, ओके, which is under control of an hormone known as prolactin released by anterior lobe of pituitary. This is very important that you need to remember. तो यहाँ पे हमने अभी मिल्क का फॉर्मेशन कर लिया है. Now we will see ejection of milk. Next step in lactation is milk ejection. And milk ejection जो है इसके लिए अब एक दूसरा हार्मोन आने वाला है. So milk ejection, again milk ejection is under कंट्रोल ऑफ ऑक्सीटोसिन. अगर आपको याद हो, ऑक्सीटोसिन क्या कर रहा था पार्चुरेशन में? यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन कर रहा था, राइट? यहाँ पे भी कॉन्ट्रैक्शन करेगा बट यूट्रस का नहीं. अब यहाँ पे आफ्टर पार्चुरेशन ऑक्सीटोसिन जो है मस्क्यूलेचर, जो मसल्स होते हैं ना, मसल्स अराउंड द मेमरी ग्लैंड, उनका कॉन्ट्रैक्शन करवाता है. सो नाउ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ muscles around memory gland. Okay, muscle squeeze and milk is ejected आउट. आप समझ रहे हो? लैक्टोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ मिल्क के लिए कौन सा हार्मोन था? प्रोलैक्टिन. बट मिल्क इजेक्शन, जो बाहर बेबी को देना है मिल्क, जो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं मिल्क इजेक्शन. एंड मिल्क इजेक्शन इज डन बाय ऑक्सीटोसिन. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. मिल्क इजेक्शन, दैट इज रिलीज ऑफ मिल्क, इज डन बाय ऑक्सीटोसिन, whereas फॉर्मेशन ऑफ मिल्क इज डन बाय प्रोलैक्टिन. ओके, सी अब जो फर्स्ट मिल्क होता है ना मदर का, वो बेबी को देना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज उसके अंदर है ना एंटीबॉडीज प्रेजेंट होते हैं. अब बेबी जैसे ही बाहर आएगा, अब उसके पास तुरंत तो लड़ने की ताकत नहीं होगी ना, डिजीज से लड़ने की ताकत. 9 मंथ तक तो मदर उसके लिए सारा प्रोटेक्शन का काम करती है. तो जब तक बेबी अपना इनफ इम्यूनिटी का डेवलपमेंट नहीं कर लेगा, तब तक मदर उसको तभी भी एंटीबॉडीज बना के देती है. सी योर मदर इज सो गुड, आपको एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट तक भी हेल्प किया और बाहर आने के बाद भी आपका इतना ध्यान रखती है, राइट? ओके, सो मिल्क जो है, द फर्स्ट मिल्क ऑफ मदर, फर्स्ट मिल्क ऑफ मदर इज नोन एज कोलोस्ट्रम. जो पहला मिल्क होता है मदर का इज नोन एज कोलोस्ट्रम. इट इज पेल येलो, थिकर एंड क्रीमिश. ओके, एंड ये जो फर्स्ट मिल्क ऑफ मदर है, इट इज रिच इन एंटीबॉडी. कौन सा एंटीबॉडी प्रेजेंट होता है फर्स्ट मिल्क ऑफ मदर में? प्लीज याद रखना, इट इज IgA. सो बेसिकली जो बेबी है ना, उसको 2 एंटीबॉडीज मदर से मिल जाता है. एक IgG है, ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट वो क्रॉस होके बेबी तक पहुंच जाता है. तो यू नीड टू रिमेम्बर IgG इज ट्रांस प्लासेंटल एंटीबॉडी, बिकॉज वो मदर से प्लासेंटा क्रॉस करके बेबी तक पहुंच गया था. और IgA एंटीबॉडी फर्स्ट मिल्क में प्रेजेंट होने वाला है, विच इज गोइंग टू एक्ट एज अ पैसिव इम्यूनिटी. पैसिव इम्यूनिटी बिकॉज रेडीमेड एंटीबॉडीज बना के मिल गया है. ओके, अभी एक और इंटरेस्टिंग चीज है जो बुक में नहीं लिखी हुई है, बट स्टिल आई वुड लाइक टू शेयर विथ यू गाइज. सी, एक और स्टिमुलस है जो ये मिल्क इजेक्शन का काम करता है. सबसे पहले तो क्या होता है, देखो, बेबी सक्स निप्पल, राइट? तो जैसे ही बेबी मदर का निप्पल सक करता है ना, तो निप्पल के अराउंड है ना सेंसरी सेल्स होते हैं. वो सेंसरी सेल्स उसको डिटेक्ट कर लेते हैं और फिर स्टिमुलस जो है ब्रेन तक जाता है. ओके, सो स्टिमुलस मूव्स to brain
of mother, and mother will release oxytocin, and oxytocin causes contraction of muscles around the mammary gland, and finally milk is released or milk is ejected. और एक और इंटरेस्टिंग चीज जो मैं बोल रही थी वो क्या है पता है, it is also a emotional thing that ejects milk. Okay, तो when baby cries ना, and due to which mother के brain तक वो information पहुंच जाता है, और फिर mother जो है milk का secretion automatically start कर देती है. तो जब baby रोता है वो एक brain के लिए stimulus होता है, और जो stimulus है वो mother के brain तक पहुंच जाता है, और mother automatically milk का secretion चालू कर देती है. ओके, सो इफ यू सी कंपोनेंट ऑफ मिल्क ना, मिल्क के अंदर क्या क्या होता है, मिल्क के अंदर H2O होता है, ठीक है, और प्रोटीन होता है, एंड दैट मिल्क प्रोटीन इज नोन एज केसीन. फिर उसके बाद कार्बोहाइड्रेट या शुगर होता है, दैट इज नोन एज लैक्टोज, विच इज अ कार्बोहाइड्रेट सोर्स. ओके, और फिर मिल्क के अंदर ऑयल ड्रॉपलेट्स भी होते हैं, एंड दैट ऑयल ड्रॉपलेट इज बेसिकली a fat. If you see this milk is a complete food for the young one. Okay, so we also completed lactation.